नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम भारतीय संविधान के निर्माण इस बड़े टॉपिक पे बात कर रहे हैं और लगभग पिछली 5-6 क्लासों में 7 क्लासों में हमने इसको देखा, बखूबी समझा, प्रयास किया। आज हम इसके संदर्भ में जो हमारी संविधान सभा है उसका विश्लेषण और मूल्यांकन ये टॉपिक हमारा रहेगा और उसके बाद में भारत के संविधान का निर्माण ये जो बड़ा टॉपिक था वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नए स्लॉट में नई बात करेंगे। तो हम चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा के विश्लेषण पर। संविधान सभा का विश्लेषण या मूल्यांकन, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। एक्चुअल में भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी, उस संविधान सभा को लेकर लोगों की क्या मानसिकता रही है, क्या उनके विचार रहे हैं और कैसे इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, उसका हम एक विश्लेषण देखते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन एक अमेरिका के प्रोफेसर हैं, राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। इस पुस्तक में ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, चुनाव कैसे हुए और कौन सी पार्टी को, कौन से दल को बहुमत मिला, तो हमें मालूम है कि जो 296 सीटों पे चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा सीटें 208 किसको थी? कांग्रेस। ग्रेनविल ऑस्टिन कहता है कि संविधान सभा में प्रभुत्व किसका था, डोमिनेंस की स्थिति में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। तो इन्होंने कहा कि भारत की संविधान सभा में किसका प्रभुत्व था? कांग्रेस का प्रभुत्व था। ये बात कौन कहता है? ग्रेनविल ऑस्टिन। हम ज़्यादातर प्रभुत्व की बात करेंगे, कोई कांग्रेस के प्रभुत्व की बात करता है, कोई हिंदुओं के प्रभुत्व की बात करता है, इस तरीके से। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस का प्रभुत्व हमारे भारत के संविधान सभा में था। इस पुस्तक में उन्होंने ये बात कही है। साथ ही ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बात और कही है कि भारत की संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा का मतलब क्या था? कांग्रेस। और कांग्रेस का मतलब ही उस समय क्या था? भारत। संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही क्या है? भारत है। मतलब चारों तरफ देखें तो प्रभुत्व सिर्फ और सिर्फ किसका है? कांग्रेस का है। ऐसी बात कौन कहते हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बात और कही है कि भारत के संविधान निर्माण में 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। कितने लोगों का? 4 लोगों का योगदान बताया है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। वो 4 लोग कौन कौन हैं? इन्होंने कहा सबसे अच्छा और बड़ा योगदान था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक इन्होंने योगदान बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एक योगदान बताया इन्होंने राजेंद्र प्रसाद, और एक का नाम बताया इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस प्रकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा में कितने लोगों का योगदान ज्यादा माना है? 4 लोगों का, नेहरू, पटेल, प्रसाद और अबुल कलाम आजाद। इन चारों लोगों के बड़े और महत्वपूर्ण योगदान के कारण ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन्हें संज्ञा दी अल्पतंत्र, ओलिगार्की कह सकते हैं। यानी संविधान सभा का ये जो 4 लोगों का एक अलग टीम थी, 4 लोगों के एक अलग गुट था जिसका महत्वपूर्ण योगदान किस में रहा है? संविधान के फॉर्मेशन में रहा है, निर्माण में रहा है। ये बात कौन कहते हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन।
ग्रेनविल ऑस्टिन एक बात और कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा ने किया, उस संविधान सभा के निर्णय कैसे हुए, इस प्रकार की व्याख्या भी कौन करता है? ग्रेनविल ऑस्टिन करता है। देखो, भारत की संविधान सभा में लिए जाने वाले निर्णय को ग्रेनविल ऑस्टिन ने 3 भागों में उसका विश्लेषण किया। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि संविधान सभा में जो भी निर्णय हुए हैं वो कैसे हुए हैं? सहमति से। इसका मतलब ये होता है संविधान सभा के निर्णय बहुमत से नहीं हुए हैं। जैसे सदस्य थे, बहुमत से होने का मतलब कांग्रेस जो चाहेगी वो बहुमत पारित करा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभा की सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर, विधेयकों पर, या जो कुछ भी उसमें जिसको शामिल करना था, सारे निर्णय परस्पर किससे हुए हैं? सहमति से। अगर किसी बात को लेकर कोई सदस्य असहमत है, कोई गुट असहमत है, तो तत्कालीन जो अध्यक्ष सभापति हुआ करते थे उनका यह दायित्व था कि सबको क्या करें? एकजुट करें और सहमत करें। तो ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि निर्णय कैसे हुआ है? सहमति से हुआ है, एक बात। दूसरा, ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि निर्णय करने के लिए संविधान सभा के लोगों ने कौन से सिद्धांत की पालना की? समायोजन। समायोजन का मतलब होता है, जैसे संविधान आमतौर पर या तो लचीला होता है या कठोर होता है, एकात्मक होता है या संघात्मक होता है। भारत के संविधान सभा के लोगों ने एकात्मक और संघात्मक दोनों को अपनाया, लचीलेपन और कठोरपन दोनों को अपनाया। इसका मतलब ये हुआ है कि समायोजन को अपनाया गया है, उसकी अनुपालना की है। तो निर्णय सहमति से हुआ, समायोजन से हुआ, और उसके बाद निर्णय हुआ है परिवर्तन के साथ चयन के द्वारा। परिवर्तन के साथ किसके द्वारा? चयन के द्वारा। परिवर्तन के साथ चयन का मतलब यह है, जैसे हमने अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया, लेकिन उसको एज इट इज नहीं लिया। उपराष्ट्रपति पद, उसके चुनाव और व्यवस्थाओं को लेकर हमने बहुत सारे क्या कर दिए? परिवर्तन कर दिया। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का भारत की संविधान सभा के संदर्भ में मोटा मोटा विश्लेषण है, मूल्यांकन है। उनकी जो बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा है कि कांग्रेस का प्रभुत्व संविधान सभा में था, संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत। संविधान सभा में 4 लोगों को उन्होंने अल्पतंत्र की संज्ञा दी, नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद। और उसने कहा संविधान सभा के जो निर्णय हुए सहमति से, समायोजन से और परिवर्तन के साथ चयन से। ये विश्लेषण किसका आता है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। आगे देखते हैं। एक विद्वान प्रोफेसर हैं जिसका नाम है आइवर जेनिंग्स। नाम क्या है? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने क्या बात कही है? देखिए कि संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था। संविधान सभा में किसका प्रभुत्व था? वकीलों का प्रभुत्व था। इस लाइन का अर्थ ये निकलता है कि संविधान सभा वास्तविक रूप से एक प्रतिनिधित्वक संस्था नहीं थी। उसमें सभी प्रकार के लोग, सभी वर्गों के लोग शामिल नहीं थे। कौन कहता है ये बात? आइवर जेनिंग्स। सिर्फ ज्यादातर लोग उसमें कौन थे? वकील। तो आइवर जेनिंग्स की ये आलोचना कह सकते हैं भारत के संविधान सभा की, क्योंकि वहां डोमिनेंस किसका था? प्रभाव किसका था? वकीलों का था। लेकिन ये बात गलत है, या हम इसको गलत कह सकते हैं, क्योंकि संविधान, कानून और नियम बनाने के लिए वकील और जज इनका योगदान रहेगा, क्योंकि इनको कानून की बारीकियों की जानकारी होती है। उसमें मजदूर और किसान चले जाएंगे तो क्या संविधान बना लेंगे? बिल्कुल, हरगिज नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का प्रभुत्व कह दिया, ये बात सही है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वकीलों का प्रभुत्व नहीं होता तो वहाँ मजदूरों का, किसानों का प्रभुत्व थोड़ी होता। तो ये वकीलों का, जैसे आपके नेहरू है, पटेल है, राजेंद्र प्रसाद है और अन्य तमाम बड़े नेता हैं, वो वकालत के पैसे से थे, तो वकीलों का प्रभुत्व होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रभुत्व वकीलों का ही होता, किसान और मजदूरों का प्रभुत्व वहां संविधान सभा में नहीं होता। और अगर होता तो वो संविधान ऐसा नहीं बन पाता जैसा वर्तमान में है। तो ये आइवर जेनिंग्स की बात। उसके बाद एक नाम आता है आपका, बात कर लेते हैं एक बार, डॉक्टर अंबेडकर।
डॉक्टर अंबेडकर एक्चुअल में संविधान सभा के निर्वाचन के खिलाफ थे। अंबेडकर ने कहा कि संविधान बनाने की आवश्यकता कहाँ है, संविधान बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन कहते हैं? अंबेडकर। क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बड़ा संविधान अपने आप में है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसी में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके उसको वर्तमान संविधान का रूप दिया जा सकता है। संविधान प्रॉपर रूप से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात कौन कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। इसी प्रकार एक नाम आता है सर जॉन साइमन, एक इंग्लैंड का विश्लेषक है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन कहते हैं कि संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था। यह अजीब बात कहता है। किसका प्रभुत्व था? हिंदुओं का प्रभुत्व था। मतलब ये एक प्रकार से है कि वर्तमान में जो संविधान बना वो संविधान ठीक नहीं था। इस प्रकार की विश्लेषण या मूल्यांकन साइमन ने किया। हिंदुओं का प्रभुत्व, तो प्रभुत्व तो हिंदुओं का ही होता है, क्योंकि जनसंख्या में ज्यादा हिंदू ही थे, तो इसमें कौन सी बुराई है? जब प्रतिनिधि के रूप में ज्यादा हिंदू बैठे हैं, जनसंख्या में ज्यादा हिंदू हैं, तो स्वाभाविक बात है हिंदू संख्या में ज्यादा होंगे, संविधान सभा में भी ज्यादा होंगे, तो उनका प्रभुत्व होना कोई बुराई नहीं है। लेकिन हिंदुओं का प्रभुत्व था, ये कहने वाले कौन थे? सर जॉन साइमन। एक नाम और देख लेते हैं हम, जेपी नारायण। जेपी नारायण ये बहुत बड़े भारत के समाजवादी नेता रहे हैं। कैसे नेता रहे हैं? समाजवादी नेता रहे हैं जेपी नारायण। जेपी नारायण और जेपी नारायण के साथ जितने भी तमाम समाजवादी नेता, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव हो या फिर अन्य जो भी मीनू मसानी हो, ये लोग थे, इन्होंने भारतीय संविधान सभा का कभी समर्थन किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन लोगों का मानना था कि संविधान सभा जो बन रही है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, वो शुद्ध रूप से प्रतिनिध्यात्मक संस्था नहीं है, प्रतिनिध्यात्मक संस्था नहीं है। किसने माना? जेपी नारायण और समाजवादियों ने। क्योंकि जेपी नारायण और तमाम जो समाजवादी हैं वो संविधान सभा का निर्वाचन चाहते थे। किस मताधिकार के आधार पर? वैश्यक मताधिकार के आधार पर। तो समाजवादियों ने भारत की संविधान सभा की आलोचना की है। तो ये कुछ 4-5 नाम हमने देखे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा का एक आंशिक रूप से विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया, और किसी ने इसकी आलोचना भी की। तो इस तरीके से संविधान सभा का मूल्यांकन, और मूल्यांकन के साथ ही हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक, हालांकि इसमें एक छोटी सी बात और रह गई है जिसको हम देखेंगे बाद में, स्रोत वगैरह देखने वाले हैं। अब हम चर्चा करते हैं, एक बार वापस रिकॉल करते हैं। सबसे पहले विश्लेषण करने वाला कौन था? एक व्यक्ति जिसका नाम हमने देखा, आइवर जेनिंग्स, जिसने क्या कहा था? वकीलों का स्वर्ग, या प्रभुत्व किसका? वकीलों का। दूसरा एक नाम देखा हमने, साइमन, सर जॉन साइमन, उसने कहा प्रभुत्व किसका? हिंदुओं का। फिर हमने एक नाम देखा, ग्रेनविल ऑस्टिन, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने प्रभुत्व किसका बताया? कांग्रेस का। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हिंदुओं का प्रभुत्व साइमन, वकीलों का प्रभुत्व जेनिंग्स, और कांग्रेस का प्रभुत्व ऑस्टिन। और ऑस्टिन ने कहा कि जो निर्णय हुए हैं वो 3 तरीके से हुए हैं, समायोजन से हुए हैं, सहमति से हुए हैं, और परिवर्तन के साथ चयन से, और 4 लोगों को राजनीतिक अल्पतंत्र की संज्ञा इसने दी है। अंबेडकर संविधान सभा के फेवर में नहीं थे, वो चाहते थे शासन किससे हो सकता है? 1935। और इसी प्रकार आपका जेपी नारायण इसको वास्तविक रूप से एक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मानता ही नहीं है, सभा मानता ही नहीं है, असेंबली मानता ही नहीं है, क्योंकि ये किस प्रकार के मताधिकार में विश्वास करता था? वैश्यक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने संविधान सभा का विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट नया कोई टॉपिक